डॉक्टर ए.के. वर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजनीतिक सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत सारे छात्रों ने इस विषय पे चर्चा करने के लिए मांग की थी। तो आज हम बहुत सरल ढंग से समझने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है। लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें ये ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि राजनीतिक सिद्धांत की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। पिछले एक वीडियो में जब हम लोग संविधान पर चर्चा कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वास्तव में संविधान को अगर हम दार्शनिक दृष्टि से देखें तो संविधान व्यक्ति और राज्य के बीच में, स्वतंत्रता और शक्ति के बीच में एक संतुलन की स्थापना करता है। और ये जो संतुलन है तो व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रतीक है और राज्य शक्ति का प्रतीक है, और इन दोनों में संतुलन स्थापित करने की कोशिश की जाती है संविधान के द्वारा। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि इस संतुलन को स्थापित करने का आधार क्या होना चाहिए, किस तरीके से ये संतुलन स्थापित किया जाए। कहीं हम व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व देते हैं, कहीं हम राज्य की शक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं, और इस प्रकार इनके बीच में अनेक वेराइटीज होते हैं जो कि किस मात्रा में व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता दी जाए और राज्य को कितनी शक्ति दी जाए, इस पर भिन्न भिन्न मत रखते हैं। तो अगर हम लोग बहुत सरल ढंग से समझने का प्रयास करें कि एक राजनीतिक सिद्धांत बेसिकली होता क्या है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि वास्तव में प्रत्येक राजनीतिक सिद्धांत इस दार्शनिक प्रश्न का समाधान करने का प्रयास करता है कि व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता दी जाए और राज्य को कितनी शक्ति दी जाए। और इसीलिए हमारे सामने अनेक विचारधाराएं, अनेक राजनीतिक सिद्धांत अपना स्वरूप भिन्न भिन्न प्रकार से लेकर प्रकट होते हैं। एक ऐसा राजनीतिक सिद्धांत है जो बिल्कुल एक्सट्रीम छोर को पकड़ता है, जो कि केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है और राज्य को बिल्कुल ही शक्ति नहीं देना चाहता है, जिसको कि हम अराजकतावादी सिद्धांत के नाम से जान सकते हैं कि व्यक्ति पूर्ण रूप से एक प्रकार से स्वतंत्र होता है वहाँ पे, और राज्य का वहाँ एक प्रकार से कोई भी रोल नहीं होता है। इसी प्रकार से दूसरे छोर पे हम देखते हैं कि दूसरे छोर पे एक ऐसे सिद्धांत की परिकल्पना की जाती है जहाँ पे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं होता, केवल राज्य की शक्ति का ही वर्चस्व होता है, जिसमें कि हम तमाम अधिनायकवादी सिद्धांतों को रख सकते हैं। और इस प्रकार से अगर हम एक लंबी रेखा ड्रॉ करें तो हमें ये समझ में आएगा कि एक छोर पे अराजकतावादी सिद्धांत है और दूसरे छोर पे अधिनायकवादी सिद्धांत है, और इन दोनों के बीच में बहुत सारे वेराइटीज हैं। अगर मैं आपको इसको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं तो हम लोग उस डायग्राम को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। एक छोर पे हम अराजकतावादी सिद्धांत को रख सकते हैं जो कि व्यक्ति को असीमित अधिकार देता है, असीमित स्वतंत्रता देता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध की वकालत नहीं करता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो हमें दूसरे छोर पे एक अधिनायकवादी सिद्धांत दिखाई देता है जो कि राज्य को समस्त शक्तियां देने की वकालत करता है। लेकिन ऐसे अनेक सिद्धांत हैं जो कि हमें इनके बीच में दिखाई देते हैं, जैसे कि हमें अगर अधिनायकवाद और अराजकतावाद के बीच में हम देखने की कोशिश करें, और अगर हम अराजकतावादी सिद्धांत से अधिनायकवादी सिद्धांत की तरफ चलें, तो हमें सबसे पहले हम व्यक्तिवादी सिद्धांत को देखते हैं कि एक व्यक्तिवादी सिद्धांत है जो कि व्यक्ति को केंद्र में रख के अपने सिद्धांत की रचना करता है। ये जरूर है कि वो अराजकतावादियों के मुकाबले व्यक्ति को कम शक्तियां देने का, कम स्वतंत्रता देने का, कम अधिकार देने का, या उसके स्वतंत्रता और अधिकारों पे कुछ अंकुश रखने की वकालत करता है। लेकिन उसके लिए व्यक्ति केंद्रित पूरी संरचना होनी चाहिए, पूरा दर्शन होना चाहिए, पूरी चिंतन होना चाहिए। उसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो हमें उदारवादी विचारधारा दिखाई देती है
उदारवादी विचारधारा में हम देखते हैं कि व्यक्ति के प्रति उदार दृष्टिकोण दिखाया जाता है और राज्य से अपेक्षा की जाती है कि राज्य व्यक्ति के ऊपर कम से कम अंकुश रखे और व्यक्ति को केंद्र में रख के, व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को ही केंद्र में रख के अपनी नीतियों को परिभाषित करे। हालांकि उदारवादी सिद्धांत व्यक्तिवादी सिद्धांत के मुकाबले व्यक्ति को कुछ शक्तियों को सीमित करता है। लेकिन और अगर हम आगे बढ़े तो इसी प्रकार से हमको उपयोगितावाद, आदर्शवाद, साम्यवाद और फासीवाद जैसे राजनीतिक सिद्धांतों के दर्शन होते हैं जो कि इसी क्रम में व्यक्ति की स्वतंत्रता को घटाते जाते हैं और राज्य की शक्ति को बढ़ाते जाते हैं। और इस प्रकार से आपने देखा कि फासीवादी या नाजीवादी जो सिद्धांत हैं, जो कि अधिनायकवादी राजनीतिक सिद्धांतों के प्रतीक हैं, ये वास्तव में ऐसे सिद्धांत हैं जो व्यक्ति के स्वतंत्रता को बहुत ही न्यून कर देते हैं और राज्य की शक्तियों को बहुत बढ़ा देते हैं। तो मूल रूप से प्रश्न ये पैदा होता है कि जब भी हम संविधान की संरचना करते हैं और उसमें इस संतुलन को स्थापित करने की प्रयास करते हैं कि व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता दी जाए और राज्य को कितनी शक्ति दी जाए, तो उसको हमारे देखने के अलग अलग नजरिए होते हैं। जहां अराजकतावादी सिद्धांत व्यक्ति को असीमित स्वतंत्रता देता है, वहीं फासीवादी और नाजीवादी सिद्धांत राज्य को असीमित शक्ति प्रदान करते हैं। और इसके बीच में जैसा कि आप देख रहे हैं अनेक राजनीतिक सिद्धांत आते हैं और इसलिए हमारे पास कोई भी एक राजनीतिक सिद्धांत नहीं है जो कि हम कह सकें कि ये अंतिम रूप से स्वीकार होता है समाज में या पूरे राजनीतिक जगत में या पूरे विश्व में। कहीं भी एक प्रकार का सिद्धांत मान्य नहीं है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है और सभी समाज अपने अपने दृष्टिकोण से अपने अपने संविधान को परिभाषित करने का या बनाने का प्रयास करते हैं। और जब वो संविधान की संरचना करते हैं कि संविधान, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि अपने पूर्व वीडियो में, कि संविधान में हमें क्या क्या चीजें बताता है, तो संविधान हमें सरकार की संरचना के बारे में, राज्य के संगठन के बारे में, राज्य और सरकार के जो विभिन्न अंग हैं उनकी संरचना, उनकी शक्तियों के बारे में, व्यक्ति के स्वतंत्रता और अधिकारों के बारे में, व्यक्ति और राज्य के अंतर संबंधों के बारे में बहुत सारी चीजों को बताता है। तो ये सारे जो सिद्धांत हैं उन तमाम चीजों को एक प्रकार से नियंत्रित करते हैं या निरूपित करते हैं। अगर अराजकतावादी सिद्धांत है तो राज्य की संरचना के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएगा जो कि व्यक्तिवादी सिद्धांत से थोड़ा अलग होगी, जो कि उदारवादी सिद्धांत से थोड़ा अलग होगी, उपयोगितावादी सिद्धांत से अलग होगी। आदर्शवादी सिद्धांत में कुछ अलग बात होगी। आदर्शवादी सिद्धांत में भी जैसे हम देखते हैं कि आदर्शवादी सिद्धांत भी बात क्या कहता है, बात ये कहता है कि व्यक्ति को महत्व तो देता है लेकिन ये मानता है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास अभीष्ट होने के बाद भी केवल राज्य ही वो काम कर सकता है और जब तक व्यक्ति राज्य से अपने को समरस नहीं करेगा तब तक उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से विभिन्न जो राजनीतिक सिद्धांत हैं, इस पे हम लोग आगे चल के एक एक राजनीतिक सिद्धांत पर एक एक चर्चा करने का प्रयास करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे संक्षेप में कि एक राजनीतिक सिद्धांत वास्तव में उसका तत्व क्या है, मूल चीज उस राजनीतिक सिद्धांत में क्या है और किस तरीके से वो दूसरे राजनीतिक सिद्धांतों से भिन्न है।